Dear students, this is Praveen Kumar Agarwal from Management Department. Welcomes you in my today's lecture of Company Law. In today's lecture, we will discuss upon the topic who may be a member. यानी कि आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि कंपनी के मेंबर या शेयर होल्डर बनने के लिए कौन कौन से पर्टिकुलर पर्सन्स एलिजिबल होते हैं। हम उन पर्टिकुलर पर्सन्स के बारे में यहाँ डिस्कस करेंगे जो कंपनी के मेंबर हो सकते हैं या फिर जो कंपनी के मेंबर नहीं हो सकते हैं। किसी भी कंपनी के मेंबर बनने के लिए किसी भी पर्सन को एक पर्टिकुलर कंडीशन को फुलफिल करना होता है और वो कंडीशन होती है कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट अकॉर्डिंग टू द लॉ टू विच ही इज सब्जेक्ट। यानी कि लॉ के अकॉर्डिंग उस पर्टिकुलर पर्सन में कॉन्ट्रैक्ट करने की कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए। अगर उस पर्टिकुलर पर्सन में कॉन्ट्रैक्ट करने की कॉम्पिटेंसी है तब वो पर्टिकुलर पर्सन कंपनी का मेंबर बन सकता है। कंडीशन इज क्लियर। और उसके साथ साथ एक बात और ध्यान रखनी होती है कि जो कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के प्रोविजंस हैं उन प्रोविजंस को उसे फॉलो करना जरूरी है। तो जो भी रूल्स हैं जो MOA और AOA के अकॉर्डिंग फॉलो किए गए हैं उन रूल्स को भी फुलफिल करना उस पर्टिकुलर पर्सन के लिए ज़रूरी होता है, तब जाकर वो उस कंपनी का मेंबर बन सकता है। हम यहाँ कुछ पर्टिकुलर पर्सन्स की पोजीशन को डिस्कस करेंगे कि ऐसे कौन कौन से पर्सन्स हैं जो कंपनी के मेंबर की पोजीशन पर फॉलो नहीं हो सकते, जिन्हें कंपनी का मेंबर नहीं बनाया जा सकता है। तो हम उन पर्टिकुलर पर्सन्स को के बारे में डिस्कस करेंगे। इनके अलावा जो भी अदर पर्सन्स होंगे वो कंपनी के मेंबर के लिए एलिजिबल होते हैं। सबसे पहली कैटेगरी होती है इसके अंदर, दैट इज नोन एज द माइनर। जब हम माइनर पर्सन की बात करते हैं तो एक माइनर पर्सन कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं करता है। कौन सी कंडीशन को? ही इज नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कॉम्पिटेंट नहीं होता है। अगर उसके साथ में कोई एग्रीमेंट फॉलो कर भी दिया जाता है तो वो नल एंड वॉइड होगा, मान्य नहीं होगा। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि अगर कोई माइनर कंपनी का मेंबर बन भी जाता है, मान लीजिए बाय मिस्टेक या बाय इग्नोरेंस, तो उस केस में ये जो एग्रीमेंट होगा उसका वो नल एंड वॉइड होगा, किसी भी तरीके से मान्य नहीं होगा। क्योंकि जो एक पर्टिकुलर माइनर है वो किसी भी कंडीशन में कंपनी का मेंबर नहीं बन सकता, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कॉम्पिटेंट नहीं हो सकता। क्योंकि मेंबर बनने के लिए आपको राइटिंग में अप्लाई करना होता है कि आप कंपनी के मेंबर बनने के लिए रेडी हैं, और जो माइनर है वो ऐसा नहीं कर सकता। इसी वजह से जो एक माइनर पर्सन है वो कंपनी का मेंबर नहीं बन सकता है। हालांकि अगर इग्नोरेंस की वजह से कोई पर्टिकुलर माइनर कंपनी का मेंबर बन भी जाता है तो उसकी जो लायबिलिटी है वो लायबिलिटी निल हो जाती है, यानी कि वो किसी भी तरीके से लायबल नहीं होता है कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, और उसे एक पर्टिकुलर टाइम दिया जाता है, और अगर उस पर्टिकुलर टाइम में उसे क्या करना होता है, उन पर्टिकुलर शेयर से विड्रॉ करना होता है या मेंबरशिप से विड्रॉ करना होता है। अगर वो ऐसा कर पाने में नाकाम हो जाता है, फेल हो जाता है, तो उस केस में उसकी लायबिलिटी कमेंस होनी शुरू हो जाती है। ठीक है। अच्छा, एक कंडीशन रहती है, एक कंडीशन है जिसमें एक जो माइनर पर्सन है वो कंपनी का मेंबर बन सकता है। इसमें दो कंडीशंस को उसे फुलफिल करना जरूरी होता है। सबसे पहली कंडीशन होती है कि जो भी शेयर्स उसके द्वारा परचेज किए जाएंगे वो फुल्ली पेड अप होने चाहिए, और जो माइनर है द माइनर पर्सन मस्ट अप्लाई थ्रू हिज नेचुरल गार्जियंस। अगर माइनर पर्सन अपने नेचुरल गार्जियंस के बेसिस पर अप्लाई करता है और उसके द्वारा जो भी शेयर्स है उनको फुल्ली पेड अप कर दिया जाता है, तब तो वो कंपनी का मेंबर बन सकता है। अदरवाइज कंपनी का मेंबर किसी भी कंडीशन में नहीं बन सकता है। पॉइंट क्लियर हो गया? नाउ वी कम टू द नेक्स्ट वन। द नेक्स्ट वन इज द पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। अनसाउंड माइंड, जैसा कि आप लोग जानते ही उस बारे में कि जो अनसाउंड माइंड का पर्सन होता है वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कॉम्पिटेंट नहीं होता है। उसकी जो पोजीशन है वो जस्ट लाइक एक माइनर पर्सन के सिमिलर होती है। इसी वजह से जो अनसाउंड माइंड के पर्सन्स होते हैं वो कंपनी के मेंबर्स किसी भी कंडीशन में नहीं बन सकते हैं। द थर्ड वन इज नोन एज द इंसॉल्वेंट, यानी कि अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन कंपनी का मेंबर था और मेंबर बनने के बाद वो इंसॉल्वेंट रहता है,
तो वो तब तक कंपनी का मेंबर बना रहता है जब तक कि उसका नाम कंपनी के मेंबर के रजिस्टर में अपीयर होता है। लेकिन जब उसका नाम कंपनी के मेंबर के रजिस्टर में से हटा लिया जाता है तो उस केस में वो मेंबर नहीं रह जाता है। ठीक है। अच्छा, मेंबर तो बना रहता है, लेकिन जो भी उसके बेनिफिशियल राइट्स होते हैं, जो उसके शेयर्स की वजह से उसको मिल रहे थे कंपनी के अंदर, वो सारे के सारे उससे लूज कर दिए जाते हैं, उससे लूज हो जाते हैं, वो उसके पास नहीं रहते हैं। ठीक। नेक्स्ट वन इज द फॉरेनर्स। अलाइन एनिमीज को छोड़कर जितने भी फॉरेनर्स हैं वो कंपनी के मेंबर्स बन सकते हैं, लेकिन इसके लिए जो प्रोविजंस है उन प्रोविजंस को उन्हें फॉलो करना होगा। उन प्रोविजंस को ध्यान में रखते हुए ही किसी भी फॉरेनर को हम कंपनी का मेंबर बना सकते हैं। हाँ, वो बस अलाइन एनिमीज नहीं होने चाहिए। अगर अलाइन एनिमीज है, उस कैटेगरी में आते हैं, तो वो कंपनी के मेंबर नहीं बन सकते हैं। और अगर कंपनी का कोई एग्जिस्टिंग मेंबर है जो अलाइन एनिमी की कैटेगरी में आ जाता है तो तुरंत उसे कंपनी की मेंबरशिप से सस्पेंड कर दिया जाता है। ठीक। नेक्स्ट वन इज द एनआरआई, नॉन रेजिडेंट इंडियंस। जब हम नॉन रेजिडेंट इंडियंस की बात करते हैं तो वो किसी भी इंडियन कंपनी में शेयर्स को परचेज कर सकते हैं, लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं उनको ध्यान में रखते हुए ही कोई भी नॉन रेजिडेंट इंडियन किसी भी इंडियन कंपनी में शेयर्स को परचेज कर सकता है। ठीक है। नेक्स्ट वन हम बात करते हैं पार्टनरशिप फर्म की। अगर मैं पार्टनरशिप फर्म की बात करता हूं तो एक पार्टनरशिप फर्म पर्सन नहीं होती है, क्योंकि हम पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर्स को सेपरेट नहीं करते हैं। पार्टनरशिप फर्म पार्टनर्स के पैरेलल होती है, ये एक सेपरेट एंटिटी नहीं होती है। तो इसी वजह से ये अपने नाम से शेयर्स को होल्ड नहीं कर सकती। हालांकि जो पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर्स हैं वो किसी भी कंपनी में शेयर्स को परचेस कर सकते हैं और उसके मेंबर्स बन सकते हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर पार्टनरशिप फर्म अपने नाम से शेयर्स को परचेज नहीं कर सकती, उन्हें होल्ड नहीं कर सकती। ठीक। नेक्स्ट वन, पार्टनरशिप फर्म के बाद अगला आता है कंपनी का केस आता है। अगर मैं किसी कंपनी की बात करता हूं तो अ कंपनी कैन नॉट बिकम मेंबर ऑफ इट्स ओन। वो अपनी खुद की मेंबर नहीं बन सकती। अपने खुद के शेयर परचेज करना चाहे कंपनी तो वो खुद के शेयर को परचेज नहीं कर सकती, लेकिन अगर वो किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स को परचेज करके उसका मेंबर बनना चाहे तो वो ऐसा कर सकती है, लेकिन दूसरी कंपनी के द्वारा उसके मेमोरेंडम और आर्टिकल में इस पर्टिकुलर पॉइंट के रिगार्डिंग अथॉरिटी प्रोवाइड करनी होगी। अगर ऐसी अथॉरिटी है दूसरी कंपनी के आर्टिकल और मेमोरेंडम में, तब कोई भी कंपनी क्या कर सकती है, उस दूसरी कंपनी में शेयर्स को परचेज करके उसकी मेंबर बन सकती है। ठीक। नेक्स्ट हम बात करते हैं सब्सिडियरी कंपनी की। सब्सिडियरी कंपनी की बात करी जाए तो अ सब्सिडियरी कंपनी कैन नॉट बी अ मेंबर ऑफ इट्स होल्डिंग कंपनी। पहली बात तो आपको ये नोट करनी होगी कि कोई भी सब्सिडियरी कंपनी अपनी होल्डिंग कंपनी की मेंबर नहीं बन सकती, क्योंकि जो उसके शेयर्स हैं वो टोटल होल्डिंग होती है किसकी, जो होल्डिंग कंपनी है उसकी पूरी कंप्लीट होल्डिंग होती है। तो ये पॉइंट तो खत्म ही हो गया बिल्कुल कि जो सब्सिडियरी कंपनी है वो अपनी जो होल्डिंग कंपनी है उसकी मेंबर नहीं बन सकती, लेकिन सब्सिडियरी कंपनी किसी दूसरी कंपनी में शेयर्स को परचेज कर सकती है, उसकी मेंबर बन सकती है अगर उस दूसरी कंपनी के आर्टिकल और मेमोरेंडम में ऐसा प्रोविजन दे रखा है उस केस में। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट द कोऑपरेटिव सोसाइटी की। कोऑपरेटिव सोसाइटी, जैसे कि आपने स्टडी किया हो कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में कि ये प्रॉफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से वर्कआउट नहीं करती है बल्कि सर्विस प्रोवाइड करने के पॉइंट ऑफ व्यू से वर्कआउट करती है। और कॉर्पोरेट सोसाइटी की एक अपनी सेपरेट एंटिटी होती है और ये एक कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट में रजिस्टर्ड होती है। तो ये भी किसी भी कंपनी की मेंबर बन सकती है उसके शेयर्स को परचेज करने के बाद, लेकिन अगर उसकी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है तो, क्योंकि इसकी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है इसी वजह से ये किसी भी कंपनी में शेयर्स को परचेज करके उसकी मेंबर बन सकती है। हाँ, ये एक प्रोविजन होना चाहिए उस कंपनी के आर्टिकल और मेमोरेंडम में, एक अथॉरिटी होनी चाहिए, तो उसके बाद कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी उस कंपनी के अंदर अपने शेयर्स को परचेज करके उसकी मेंबर बन सकती है। ठीक। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन,
नेक्स्ट वन इज द रजिस्टर्ड सोसाइटी। रजिस्टर्ड सोसाइटी, जो भी रजिस्टर्ड सोसाइटीज होती हैं वो सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 में रजिस्टर्ड होती हैं और इनको एक सेपरेट लीगल एंटिटी के तौर पर ट्रीट किया जाता है और इनका जो एग्जिस्टेंस होता है, लीगल एग्जिस्टेंस होता है, वो इनके मेंबर से बिल्कुल सेपरेट होता है। और क्योंकि इनका एक खुद की एक सेपरेट एंटिटी है, एक आर्टिफिशियल पर्सन के तौर पर इनको ट्रीट किया जाता है और इसी वजह से ये किसी भी कंपनी की मेंबर बन सकते हैं। यानी कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी अपने नाम से किसी भी कंपनी में शेयर्स को परचेज करके उसकी मेंबर बन सकती है। ठीक, नेक्स्ट वन, रजिस्टर्ड सोसाइटी के बाद ट्रेड यूनियन। जब हम ट्रेड यूनियन की बात करते हैं तो जो रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन होती हैं ये एक बॉडी कॉर्पोरेट होती हैं जिनका एक सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस होता है फ्रॉम इट्स मेंबर्स। और हमें ये पता है कि जिन पर्टिकुलर सोसाइटीज या जिन पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का एक सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस होता है अपने मेंबर से, वो किसी भी कंपनी में शेयर्स को परचेज करके उसकी मेंबर बन सकती हैं। क्योंकि ट्रेड यूनियंस भी क्या होती है, ये भी एक रजिस्टर्ड बॉडी कॉर्पोरेट्स होती है और उनकी जो लीगल एग्जिस्टेंस होती है वो इनके मेंबर से सेपरेट होती है। और इस आर्टिफिशियल पर्सनैलिटी की वजह से ये जो रजिस्टर्ड सोसाइटी होती है ये भी किसी भी कंपनी के शेयर्स को परचेज करके उसकी मेंबर बन सकती है। पॉइंट क्लियर हो गया। ट्रेड यूनियंस के बाद नेक्स्ट वन आता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, HUF। अब HUF की बात करी है तो ये लीगल पर्सन नहीं है क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट के पर्पज से इसे क्रिएट किया गया है। HUF को जो क्रिएट किया गया है वो इनकम टैक्स एक्ट के पर्पज की वजह से क्रिएट किया गया है क्योंकि हम HUF को एक मैनेजर के तौर पर देखते हैं। ठीक है, और HUF में जो भी करता धरता होता है वो इनका फैमिली इंचार्ज होता है, यानी कि जो हेड होता है फैमिली का, ही इज द इंचार्ज ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। ठीक है, तो इसी वजह से ये क्या होगा, ये पर्टिकुलर पर्सन अपने नेम से कंपनी के शेयर्स को परचेस करके उसका मेंबर बन सकता है। ठीक है, नेक्स्ट ट्रस्ट की बात करते हैं। ट्रस्ट जो है वो एक लीगल पर्सन नहीं होता है और क्योंकि एक लीगल पर्सन नहीं है ट्रस्ट, इसी वजह से ये किसी भी कंपनी का मेंबर नहीं बन सकता। अपने नाम से ये किसी भी कंपनी के मेंबरशिप को एक्वायर नहीं कर सकता। ठीक, और ट्रस्ट के बाद नेक्स्ट वन आता है इसके अंदर लास्ट वन, जॉइंट मेंबरशिप पब्लिक जॉइंट शेयर होल्डर्स। जब दो या दो से ज़्यादा पर्सन्स कंपनी के शेयर्स में जॉइंटली अप्लाई करते हैं तो हम उन्हें बोलेंगे जॉइंट मेंबरशिप या फिर जॉइंट शेयर होल्डर्स। उनके जॉइंट नेम से शेयर्स को अलॉट किया जा सकता है। तो अगर दो या दो से ज़्यादा पर्सन्स कंपनी के शेयर्स को परचेज करते हैं तो वो ऐसा कर सकते हैं और कंपनी के मेंबर बन सकते हैं। जो नेम है जॉइंट होल्डर्स का वो कंपनी के मेंबर ऑफ रजिस्टर में एंटर किया जा सकता है और वो भी उसी ऑर्डर में एंटर किया जाएगा जिस ऑर्डर में एप्लीकेशन फॉर्म में उनका नाम अपीयर होता है। उसी ऑर्डर में उनके नाम को प्रॉपर्ली कंपनी के मेंबर ऑफ रजिस्टर में नोट कर लिया जाता है। ठीक है, तो ये सारे पर्टिकुलर पोजीशंस है सर्टेन पर्सन्स की जिसके थ्रू मैंने आपसे डिस्कस किया कि इनमें से कौन से पर्टिकुलर पर्सन्स कंपनी के मेंबर हो सकते हैं और कौन से पर्टिकुलर पर्सन्स कंपनी के मेंबर नहीं हो सकते हैं। ओके, थैंक यू।